नमस्कार साथियों। दिल्ली आईएएस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एलटी पेडागोजी में हम यूनिट फर्स्ट में थ्योरी और थिंकर वाले पोर्शन को कर रहे हैं और इसमें 4 महत्वपूर्ण थ्योरीज दी गई हैं। 4 शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण दर्शन, सिद्धांतवाद, जो भी आप उन्हें कहना चाहें, वो दिए गए हैं। एक आदर्शवाद, एक यथार्थवाद, एक प्रकृतिवाद और एक प्रयोजनवाद। हमने विस्तार से वो पढ़ लिए हैं और जिन्होंने अभी तक वो कोर्स नहीं देखा है तो वो लोग हमारे ऐप में जाकर के, ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहां वो सारी वीडियोस दे दी गई हैं। लेकिन जहां से भी आप पढ़ रहे हो, आप तैयारी बहुत अच्छी करते रहें। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद थ्योरी को लेकर के जो यूनिट 1 में थ्योरी शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण दर्शन दिए हैं, उनसे संबंधित प्रश्नों को आप बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। एक वीडियो से सारे ये शिक्षा दर्शन आप समझ पाएं, इस उद्देश्य से इस वीडियो को बनाया गया है। तो देखें जरा क्या है। ये है प्रमुख शिक्षा दर्शनों का संक्षिप्त तुलनात्मक अध्ययन। यहाँ ये का संक्षिप्त तुलनात्मक अध्ययन और अ ब्रीफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ मेजर एजुकेशनल फिलॉसफीज, ऐसे। और इसमें ये 4 जो दिए गए हैं, आदर्शवाद, जिसको हम प्रत्ययवाद भी कहते हैं, यानी सिलेबस में जैसे आइडियलिज्म लिखा हुआ है। दूसरा रियलिज्म, यथार्थवाद, या जिसे हम प्रत्यक्षवाद भी कहते हैं। और तीसरा प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म। और चौथा प्रयोजनवाद, या जिसे हम फलवाद कहते हैं, या सिलेबस में जैसे प्रैग्मेटिज्म लिखा हुआ है। ये 4 दर्शन इस तरफ हैं दर्शन, और ये इनकी तुलना है इन 10 बिंदुओं पर। और सीधे सीधे कंसेप्चुअल प्रश्न केवल इन्हीं से पूछे जाने की संभावना है। मैं इस वीडियो को शुरू करूं इससे पहले अगर आप इसे पॉज करके नोट्स बनाने के लिए रोकना चाहते हैं तो पॉज कर लें। मैं स्क्रीन के सामने से हट करके आप इसको पॉज करने की स्थिति में रहें। आइए शुरू करते हैं बातचीत। देखिए, हमने कहा कि जब भी हम इन दर्शनों को पढ़ेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान के प्रति इनका दृष्टिकोण क्या है और वो किन किन बिंदुओं पर केंद्रित रहेगा, इस बात को ध्यान में रखना होगा। ये 10 बिंदु हैं। इन 10 बिंदुओं पर ये चारों वाद क्या सोचते हैं। एक तो इसके प्रवर्तक कौन है, जो सीधे सीधे फैक्चुअल सवाल पूछा जाएगा। एक, इनके पास शिक्षण की पद्धति क्या है। दूसरा, इनकी मूल धारणा, अवधारणा, कॉन्सेप्ट क्या है। अपने दर्शन को लेकर के ये क्या सोचते हैं, शिक्षा को लेकर के वो मूल धारणा इनकी क्या है। ये शिक्षा को क्या मानते हैं और ये शिक्षक को, शिक्षार्थी को, शिक्षण विधि को, विद्यालय को, पाठ्यक्रम को और अनुशासन को किस प्रकार से देखते हैं, हम बात करेंगे इसकी। क्या है, देखें, ये जो प्रवर्तक हैं आदर्शवाद के, ये प्लेटो हैं। हमने पहले भी पढ़ा था। ये सुकरात के शिष्य और प्लेटो को मुख्य रूप से इसका जनक माना जाता है। यथार्थवाद के जनक के रूप में अरस्तु को, उन्हीं के शिष्य प्लेटो के शिष्य अरस्तु को, जिसे हम प्रत्यक्षवाद भी कहते हैं, हमने विस्तार से वहां इसकी चर्चा की है। हर वाद को पढ़ते समझते समय हमने ये कहा है, ये जो अन्य नाम है इससे भी इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, आप जानते हैं, क्योंकि जो लोग वहां से देख रहे हैं आपके थ्रू पूरे डिटेल वीडियोस और उनके कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तो उनके लिए ये चैप्टर बहुत उपयोगी भी है। आगे हम एमसीक्यू करेंगे, वो भी ऐप पर आपको मिलेंगे, तो उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो एक कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। तो देखें, यथार्थवाद, जिसको प्रत्यक्षवाद भी कहते हैं, ये प्रत्ययवाद और प्रत्यक्षवाद आपस में अंतर्विरोधी हैं, एक दूसरे के एंटोनियम की तरह प्रयोग किए जाते हैं, ऐसे कह सकते हैं। प्रत्यय मतलब जो कल्पना और चिंतन से संबंधित है, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, और प्रत्यक्ष मतलब जो सामने दिखाई देने वाली चीजों से संबंधित है, प्रत्यक्ष चीजों से है, इसलिए इसको प्रत्यक्षवाद कहते हैं। अरस्तु ने इसकी शुरुआत की और प्रकृतिवाद की शुरुआत रूसो ने की थी। कई ने यह भी कहा कि रूसो ने बाल केंद्रित शिक्षा की शुरुआत की। मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे कहा था, बच्चे को केंद्र में रख करके उन्होंने शिक्षा को महत्व जरूर दिया, लेकिन आधुनिक समय में जिसे हम बाल केंद्रित शिक्षा या प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं, उसकी शुरुआत रूसो ने नहीं की। उन्होंने बच्चे को केंद्र में रखकर शिक्षा के उद्देश्य को नए तरीके से व्याख्यायित जरूर किया। उसका आधुनिक रूप अमेरिका में विकसित हुआ, वो हमने वहां वीडियो में डिटेल से बताया है। तो प्रकृतिवाद के जनक रूसो और प्रयोजनवाद के चार्ल्स पियर्स और विलियम जेम्स। ठीक, आगे इनकी पद्धति जो है, इसमें निगमनात्मक पद्धति को, डिडक्टिव मेथड को अपनाया जाता है। किसमें?
आदर्शवाद में, और अरस्तु की जो यथार्थवादी पद्धति है उसमें आगमनात्मक पद्धति को, इंडक्टिव मेथड को अपनाया जाता है। और रूसो की जो प्रकृतिवादी पद्धति है उसमें भी आगमनात्मक पद्धति को अपनाया जाता है। प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, निम्न में से कौन कौन दार्शनिक विचारधारा आगमनात्मक पद्धति के समर्थन में है, और तब उसमें एक यथार्थवाद भी होगा, एक प्रकृतिवाद भी होगा। हमें यह समझना होगा ए और बी दोनों जहां होंगे, यानी ये भी आगमनात्मक पद्धति को मानते हैं और ये भी आगमनात्मक पद्धति को मानते हैं, रूसो भी, तो इसको समझना होगा। कई चीजें दोनों मानते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये सब अलग है तो सब चीजों में सभी अलग हैं, ठीक है। तीसरा, ये प्रयोजनवादी मानते हैं। चौथा, ये विविधता पूर्ण होनी चाहिए, डाइवर्सिफाई होनी चाहिए। क्या पद्धति, जो टीचिंग लर्निंग की प्रोसेस है वो डाइवर्सिफाई होनी चाहिए, क्योंकि हर शिक्षक अलग है और हर विद्यार्थी अलग है। हर शिक्षक के सिखाने का तरीका अलग है, हर विद्यार्थी के सीखने का तरीका अलग है। इसलिए विविधता होनी चाहिए, जिससे शिक्षण और अध्ययन दोनों में आनंद आए, कुछ ऐसा होना चाहिए, ये मानते हैं। और हमने इसको सुव्यवस्थित करने की कोशिश ऐसे भी की है, ये कालक्रम के अनुसार आधुनिक समय की ओर जैसे जैसे विचारधारा बढ़ी है, हमने सिलेबस से हट करके कुछ इनका सीक्वेंस ऐसे बना दिया है। हमारे सिलेबस में सीक्वेंस ऐसा नहीं दिया गया है, लेकिन इतिहास के विकास क्रम में इनकी प्रगति ऐसे ही हुई है। पहले आदर्शवाद, फिर यथार्थवाद, फिर प्रकृतिवाद, फिर प्रयोजनवाद। इस समय जिस शिक्षा पद्धति के अनुसार हम पढ़ रहे हैं वह असल में प्रयोजनवाद ही है। उसे हमारे यहाँ एनसीएफ 2005 में भी विस्तार से कहा गया है, और जो शिक्षा नीति जुलाई 2020 है उसमें भी इसके एप्लीकेशन की बात की गई है, और इन सब के अच्छे विचारों को लेकर के इस सब में अप्लाई कर दिया गया है। देखें जरा कि ये जो शिक्षा है इसको ये क्या मानते हैं, या उससे पहले मूल धारणा, इनकी मूल धारणा क्या है आदर्शवाद की। ये कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत सर्वश्रेष्ठ है। आध्यात्मिक जगत मतलब चिंतन, मनन, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, जीवन, मृत्यु, इसके बारे में जानना, यही सर्वश्रेष्ठ जानना है। और इनकी मूल धारणा यही है, और ये कहते हैं कि पूरी प्रकृति को, पूरे संसार को, मनुष्यों को, सभी को ईश्वर ने बनाया है। जबकि यथार्थवादी क्या मानते हैं, इन्हीं के शिष्य रूसो मानते हैं, प्रत्येक अस्तित्व सत्य है, जो हमें दिखाई दे रहा है वो सच है। ऐसा नहीं जैसे प्लेटो मान रहे हैं कि जो नहीं दिखाई दे रहा है, यानी चिंतन जगत ही सत्य है, जो ये सामने दिखाई दे रहा है वो कुछ सत्य नहीं है, ऐसा। और प्रकृतिवादी मानते हैं कि प्रकृति ही सत्य है, उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है, जो प्रकृति में है वो सब। और ये कहते हैं प्रयोजनवादी, देखिए ये अपने आप में स्पष्ट हैं, कहते हैं सत्य सब है जो प्रयोग से प्रमाणित किया जा सके। हालांकि इनकी भी लिमिट है, ये कहते हैं जिसको प्रैक्टिकल किया जा सके वो सत्य है, और जिसको नहीं किया जा सके वो नहीं है। इनकी भी लिमिट है, पर ये चारों की अवधारणा है। संभवतः आप समझ रहे होंगे, ऐसा मैं सोच रहा हूं, और अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिर भी इसको रोक करके दोबारा देख लें, आपको बहुत बारीकी से एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। शिक्षा के विषय में चारों की क्या विचारधारा है, आध्यात्म का ज्ञान कराए वो शिक्षा है, ऐसा आदर्शवादी मानते हैं। अब देखिए इनके केंद्र में, क्योंकि आध्यात्म है, जिसके केंद्र में जो है उसने शिक्षा का उद्देश्य वही बताया। जैसे इन्होंने, यथार्थवादियों ने कहा कि जीवन को सुखद बनाने का साधन है शिक्षा, और कुछ नहीं, एक साधन है जो जीवन को सुखद बनाता है, ऐसा ये कहते हैं। कौन? प्रकृतिवादी कहते हैं कि शिक्षा वो है जो प्रकृति से परिचय कराए। लेकिन इस मामले में ये देखें, प्रयोजनवादी बिल्कुल अलग हैं, जो हर परिस्थिति में उपयोगी हो वही शिक्षा है। जीवन की हर समस्या का समाधान करना जो सिखा दे वह शिक्षा है, ऐसा मानते हैं। कौन? प्रयोजनवादी। ये तो हुई शिक्षा तक की बातें। ये चार बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई। देखें शिक्षक के प्रति क्या दृष्टिकोण है आदर्शवादियों का। ये कहते हैं कि शिक्षक अति महत्वपूर्ण है, उसके सोचने, विचारने, चिंतन, ज्ञान के बिना इस दुनिया में ज्ञान की परंपरा को शुरू नहीं किया जा सकता। हमने वहां पढ़ा था ना, प्लेटो ने एकेडमी नाम की एक संस्था चलाई थी, उसमें वो विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, और स्वयं भी शारीरिक रूप से भी बहुत अभ्यास करते थे, मानसिक भी और भावनात्मक रूप से भी बच्चों को मजबूत बनाने का, होलिस्टिक डेवलपमेंट का कार्यक्रम चलाते थे। तो वो मानते थे कि शिक्षक के बिना कुछ नहीं किया जा सकता है। शिक्षा की प्रक्रिया को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्या? कि शिक्षक को, जो ज्ञानी शिक्षक है
उसको बच्चों को सिखाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे कैसे होते हैं, उनकी मूल प्रवृत्ति पशुओं जैसी होती है। इसलिए उन पशुओं जैसे स्वभाव के मनुष्यों को सिखाने के लिए कौन जरूरी है? जो अपार ज्ञान का भंडार है, शिक्षक। इनकी नजर में शिक्षक अपार ज्ञान का भंडार है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है। जबकि यथार्थवादियों की नजर में शिक्षक केवल विषय ज्ञान का स्रोत है और प्रशिक्षित है। मतलब इनकी इनकी तुलना थोड़ा सा कम महत्व है। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं बच्चे स्वयं तो सीख ही सकते हैं, लेकिन टीचर से हेल्प लेकर के ज्यादा अच्छा सीख सकते हैं। ये तो कहते हैं बिना टीचर के सीखा नहीं जाएगा, जबकि ये कहते हैं क्या कि टीचर की सहायता से अच्छा सीखा जाएगा, क्योंकि उसके पास प्रशिक्षण है, ऑलरेडी वो ट्रेंड है और उसके पास विषय का ज्ञान है। जबकि ये कहते हैं क्या? प्रकृतिवादी। इसीलिए देखिए, इसी बात पर मैंने कहा था कि रूसो आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा के जनक नहीं है। कोई महत्व तो नहीं है कहा इन्होंने शिक्षक का, और जो हम आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षा समझते हैं ना, वो है टीचर, स्टूडेंट और सिलेबस, तीन चीजों को बराबर फोकस पर रख करके आगे बढ़ने वाली प्रक्रिया को महत्व देने वाली विचारधारा। और जबकि रूसो कहते हैं कि टीचर का कोई भी महत्व नहीं है, केवल बच्चे का महत्व है। इन्होंने सिलेबस के महत्व को भी इनकार कर दिया। सिलेबस तो वो है जो प्रकृति में है, इसलिए हम इन्हें आधुनिक शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, या जिसे प्रगतिशील शिक्षा कहते हैं, कि जनक के रूप में नहीं जानते हैं। बच्चे को इन्होंने केंद्र में जरूर रखा। सामान्य रूप से, समान रूप से महत्वपूर्ण है, ये लिखा समान रूप से। इस समान का मतलब क्या हुआ? यानी ये तीनों चीजें, एक तो सिलेबस, एक टीचर और एक स्टूडेंट, ये तीनों रूप से, तीनों समान रूप से महत्वपूर्ण है, कि कोई कम नहीं है। तो ये तीनों का महत्व स्वीकार करते हैं, इसलिए ये आधुनिक और आज अपनाई जाने वाली पद्धति है। अगला देखें, इनकी नजर में शिक्षार्थी कैसा है? आदर्शवादियों की नजर में, अभी कहा मैंने आपको, शिक्षार्थी की मूल प्रवृत्ति पशु जैसी ही है। जैसे पशु पैदा होते हैं, ऐसे मनुष्य भी पैदा होता है। उसमें उसका समाज, उसके उसके अभिभावक, उसका समाज, उसका विद्यालय संस्कार भरता है, तब जाकर के वो मनुष्य के रूप में बदलता है, ऐसा ये मानते हैं। इसलिए इन्होंने माना कि बच्चों का मूल स्वभाव पशुओं जैसा होता है। और ये यथार्थवादी कहते हैं कि प्रयोग करने योग्य है। जो बच्चा है वो प्रयोग कर सकता है, किसी भी तरह का उसे प्रयोग दे दिया जाए। मतलब व्हाट इज ट्रूथ ही कैन फाइंड, ही एंड शी कैन फाइंड व्हाट इज ट्रूथ, एंड रियलिटी बिहाइंड ट्रूथ they can find. Students are able to find the reason behind exact truth. और ये लोग रीजन को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। इसलिए यथार्थवादियों ने कहा जो प्रत्यक्ष है वही सत्य है। तो इसलिए ये कहते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो प्रयोग करने में सक्षम होते हैं। देखें, सब स्वयं सीख सकता है, इन्होंने प्रयोग को भी महत्व ने दिया। कहा कि प्रकृति के बीच में जाएगा, पेड़ पौधे, जंगली जानवर, नदी, पहाड़, झरने के बीच में रहेगा, तो खुद सीख लेगा कि शेर से, बाघ से, चीते से, जहरीले सांपों से कैसे बचना है, उनके साथ कैसे जीना है, ये सीख लेगा। तो ये कहते हैं कि बच्चे स्वयं सीख सकते हैं सब कुछ। और ये कहते हैं कि बच्चे सब जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, कोई भी एक बच्चा दूसरे जैसा नहीं होता है। एवरी स्टूडेंट आर यूनिक। सारे बच्चे अलग होते हैं, अनोखे होते हैं, सबके सीखने के तरीके अलग होते हैं, सबके इंटरेस्ट अलग होते हैं और सबकी दिशा अलग होती है, सबका बैकग्राउंड अलग तरह का होता है। अब आप भी देखिए किस किस बैकग्राउंड से तैयारी कर रहे हैं, आप स्वयं जानते हैं, आपको कितनी आवश्यकता है ये भी जानते हैं। कई बार हो सकता है आप इस बात के लिए इग्नोर कर रहे थे अभी तक पढ़ने को लेकर के कि मतलब कहीं इसे पढ़ा जाए ना पढ़ा जाए। आप इसमें स्वयं विवेकवान हैं, क्या आपको करना है ये समझ लें। यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम न्यूनतम जो मदद आपको कर पा रहे हैं वो करेंगे। ऐप के माध्यम से कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है, आप उसका फायदा ले सकते हैं ताकि आप जिस भी बैकग्राउंड से हों ये कॉमन फाइटिंग के फील्ड में आ सकें, क्योंकि कंपटीशन कोई बहुत आसान नहीं है। ठीक, तो हमारी नजर में शिक्षार्थी कैसा है? जो लाभ लेकर के फाइट कर सकता है कंपटीशन। आगे देखें, शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए। ये कहते हैं कि आदर्शवादी कहते हैं कि स्वाध्याय होना चाहिए बच्चे के अंदर। ये स्वाध्याय क्या है? पिछली बार भी हमने कहा था, सेल्फ स्टडी नहीं है, ये स्टडी अबाउट सेल्फ है, अपने बारे में जानने का प्रयास बच्चों को करना चाहिए। और दूसरा कहते हैं वाद विवाद में भागीदार होना चाहिए, तर्क जैसे विकसित हो ऐसा करना चाहिए। जबकि ये लोग कहते हैं क्या, जो यथार्थवादी हैं, इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि जो इंडिविजुअल बच्चे के लिए इंडिविजुअल टीचर होना चाहिए, निजी शिक्षक नियुक्त किया जाना चाहिए। और एक सीखने के लिए सबसे जरूरी इन्होंने बताया किसको? भ्रमण को। और एक
ये देखें जरा, इन्होंने क्या कहा, प्रकृतिवादियों ने कहा जो विद्यालय होता है वो एक अनुपयोगी संस्था है। ये डायरेक्ट पूछे जाने वाला प्रश्न है, किसने विद्यालय को अनुपयोगी संस्था कहा, यानी यूजलेस कहा, विद्यालय का अस्तित्व नहीं होना चाहिए ऐसा कहा। और एक इसी को अलग तरीके से पूछने का तरीका ये है, ये कहेंगे किसने औपचारिक शिक्षा का विरोध किया, तो ये प्रकृतिवादी हैं जिन्होंने औपचारिक शिक्षा का विरोध किया। क्यों किया? इन्होंने कहा कि प्रकृति ही शिक्षा देने का साधन है, प्रकृति ही सबसे अच्छा स्कूल है, उसके अलावा आप आर्टिफिशियल मैनकाइंड स्कूल डेवलप नहीं कर सकते। आगे देखें, एक ये प्रश्न पहले भी सीटेट में पूछा जा चुका है और आज के समय में विद्यालयों को हम लैब विद्यालय में कन्वर्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और ये प्रयोजनवादी मानते हैं कि विद्यालय कैसा होना चाहिए, लैब विद्यालय। लैब मतलब प्रयोगशाला, प्रयोगशाला मतलब जहां विविध प्रकार के प्रयोग बच्चों के हित में किए जाते हों, बच्चे के ऊपर भी प्रयोग, पाठ्यक्रम के ऊपर भी प्रयोग और टीचर के पढ़ाने के तरीकों के ऊपर भी रोज रोज के नए नए प्रयोग, जिससे बच्चों का भला हो सके। इसलिए एक स्टेटमेंट आपने पीछे देखा था, हमने एनसीएफ पढ़ते समय जिक्र किया कि प्रयोजनवादी यह मानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ एनसीएफ जो है प्रयोजनवाद से प्रभावित है, ये मानते उपयोगितावाद से प्रभावित है, जिसको हम रचनावाद भी कहते हैं, रचनावाद से प्रभावित है। ये मानते हैं एक विद्यार्थी के असफल होने या फेल होने का अर्थ है कि पूरी शिक्षा व्यवस्था फेल हो गई है। उसमें स्कूल सिस्टम भी है, टीचर भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, मैनेजमेंट भी है और ये विशेषज्ञ भी हैं, ये पाठ्यक्रम बनाने वाले लोग भी हैं, पाठ्यचर्या बनाने वाले लोग भी हैं और देश का शिक्षा विभाग भी है और शिक्षा पर खर्च किया जाने वाला बजट भी है। जब एक बच्चा फेल होता है तो इन सब का फेल्योर माना जाता है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य ये लोग समझते हैं क्या, कि एक बच्चे का निर्माण होना चाहिए। अगर निर्माण करने में शिक्षा फेल्योर है, इफ एजुकेशन इज फेल्योर इन कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टूडेंट, दैट्स देन वी कैन से एजुकेशन सिस्टम इज फेल्योर। ठीक है, पूरा एजुकेशन, पूरी शिक्षा व्यवस्था ही फेल्योर है। अब देखिए, इसलिए ये कहते हैं कि हमें रोज हर समय नया प्रयोग करना होगा। क्यों? क्योंकि ये मानते हैं क्या, सब बच्चे भिन्न होते हैं, सब टीचर भिन्न होते हैं, सबको नए नए तरीके ईजाद करने होंगे, नए नए तरीके खोजने होंगे सीखने और सिखाने के। आगे देखें, ये लोग पाठ्यक्रम को क्या मानते हैं, अध्यात्म केंद्रित होना चाहिए। सीधे सीधे पूछा जाएगा, निम्न में से किसने शिक्षा को अध्यात्म केंद्रित, पाठ्यक्रम को अध्यात्म केंद्रित बताया, तो उसमें ये चारों वाद होंगे, तो हम उसमें आइडियलिज्म को चूज करेंगे। या हमारे लिए एक हिंदी में नया शब्द ये प्रत्ययवाद भी हो सकता है। ये कहते हैं कि आध्यात्म केंद्र में होना चाहिए। यथार्थवादी जो अरस्तु की परंपरा है, वो लोग कहते हैं कि नहीं, हमें सिलेबस ऐसा करना चाहिए जो लाइवलीहुड के लिए सफिशिएंट हो, मतलब जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त हो, हम नौकरी के लिए, रोजगार के लिए परेशान ना हो, ऐसा सिलेबस होना चाहिए। और ये क्या कहते हैं, सिलेबस वो होना चाहिए जो प्रकृति के नियमों को सिखा दे, प्रकृति के नियमों से युक्त हो। और ये प्रयोजनवादी कहते हैं कि सिलेबस हमेशा कैसा होना चाहिए, विविधतापूर्ण होना चाहिए। देखिए, अब ये चीजें मिल रही है ना आपको, ये बच्चे क्योंकि भिन्न होते हैं, सीखने के तरीके भिन्न होते हैं, लैब की तरह से विद्यालय होता है, इसलिए सिलेबस भी विविधतापूर्ण होना चाहिए। और एक शब्द जो हमने पिछली बार चर्चा की थी वीडियो में, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ऐप में जाकर के इन थ्योरीज को देख लें, पढ़ लें, समझ लें, वहां विस्तार से इनकी चर्चा है। एक शब्द आया है सानुबंधित, इंटीग्रेशन कहते हैं इसे। इन्होंने सानुबंधित सिलेबस का समर्थन किया है, इंटीग्रेशन का समर्थन किया है। इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन है एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ, एक स्ट्रीम का दूसरे स्ट्रीम के साथ, और एक विद्यालय का सामाजिक जीवन के साथ इंटीग्रेशन होना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए। इसे कहते हैं सानुबंधित शिक्षण या सानुबंधित पाठ्यक्रम। और आखिरी बात ये है अनुशासन। अनुशासन को कौन क्या मानता है? आदर्शवादी मानते हैं कि अनुशासन हमेशा कठोर होना चाहिए, जो बच्चों को सिखा सके। उन्हें जितना ज्यादा कठोर अनुशासन में सिखाया जाएगा, उनका जीवन उतना अच्छा होगा। जबकि ये यथार्थवादी मानते हैं बच्चों को कठोर अनुशासन नहीं, बल्कि स्वानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन सिखाया जाना चाहिए। और दूसरा सिखाया जाना चाहिए सामाजिक अनुशासन। ये दो बातें एज इट इज स्वीकार की हैं इन्होंने भी, कि इन्होंने प्रयोजनवादियों ने भी ऐसे के ऐसे ही स्वीकार कर ली।
इन्होंने कहा सामाजिक अनुशासन और स्वानुशासन। ये प्रश्न ऐसे का ऐसा ही पूछा जाएगा। एमसीक्यू की सीरीज भी हम ऐप पर अपलोड कर रहे हैं। इन सारे चैप्टर से रिलेटेड शिक्षा और दर्शन से लेकर के ये चारों दर्शनों के तुलनात्मक अध्ययन पर एमसीक्यू ऐप पर अपलोड कर दिया गया है, आप वहां से जाकर के देख लें, ठीक है। और एक इन्होंने कहा कि इन्होंने यथार्थवादियों ने कहा स्वानुशासन और सामाजिक अनुशासन होना चाहिए। सामाजिक अनुशासन हमने विस्तार से चर्चा की थी, क्या होता है, जिसमें समाज के नियमों के अनुसार डू एंड डोंट्स सीखने पड़ते हैं, क्या करें क्या न करें, समाज में जो सिखाया जाता है वो सीखा जाना चाहिए, उसी को अनुशासन कहा। अच्छा, प्रकृतिवादी तो आपको पता है साफ साफ कहते हैं कि बच्चे के लिए जीवन अवरोध मुक्त होना चाहिए, हैसल फ्री होना चाहिए, डिस्टर्बेंस लेस होना चाहिए, कोई डिस्टर्बेंस उसमें नहीं होना चाहिए, ऐसा। और आखिरी बात की इन्होंने कहा कि ये अनुशासन ऐसा होना चाहिए जिसमें प्राकृतिक नियमों को अपनाया गया। ये प्राकृतिक नियम क्या होते हैं, चर्चा की थी ना हमने, क्या कि बच्चा अगर आग को छूना चाहता है, आपने उसे मना किया, वो छूना चाहता है तो उसे छू लेने दो, समझ जाएगा, इससे जल जाएंगे। और जितने भी नियम हैं, झूठ बोलेगा तो उसे पनिशमेंट मिलेगा, सच बोलेगा तो पुरस्कार मिलेगा। कहाँ से, प्रकृति से, नेचर विल गिव इटसेल्फ। तो ये तो बातें रही, इनके 10 बिंदुओं पर हमने इन सब की चर्चा की। यहां तक भी आपको कोई कंफ्यूजन हो, आगे चल करके आपको किसी विशेष टॉपिक की डिमांड हो जो आपको दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर नहीं मिल पा रहा हो, आप लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे कि उन टॉपिक्स पर वीडियोस हम यूट्यूब पर भी आपको प्रोवाइड कर दें। लेकिन अगर आप निरंतर हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप ऐप पर जाकर के ये कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ से हम निरंतर आपके साथ जुड़े रहेंगे। आगे चल करके हम इसके मॉक टेस्ट की भी सीरीज चलाएंगे। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। आप बनाए रखिए धैर्य और इसी तरह का उत्साह। थैंक यू सो मच।